बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में अब हम सबसे पहले देखेंगे कि अगर आपने क्रेडिट सेल्स की हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़, जो पहला डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हो सकता है वो है परचेज ऑर्डर। आप परचेज ऑर्डर रिसीव करेंगे, ठीक है। उस परचेज ऑर्डर जो आपने रिसीव किया है तो उससे भी पहले हमने पीछे डिस्कस किया था कि एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं कोटेशन। तो हो सकता है कि जो बंदा आपसे चीज परचेज कर रहा हो उसने आपको क्या कहते हैं, आपसे कोटेशन इनवाइट की हो, तो आपने उसको कोटेशन ऑलरेडी भेजी हुई होती है, वो आपकी कोटेशन एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो प्राइसेस जो हैं वो आपकी पहले से तय हो जाती हैं, ठीक है। तो जब वो प्राइस तय हो जाती है तो वो आपको क्या करेगा, जब परचेज ऑर्डर देगा तो उस परचेज ऑर्डर के ऊपर क्वांटिटी और प्राइस पहले से लिखी हुई होगी। अब जब आपको परचेज ऑर्डर मिलेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो स्टोर रूम को डिस्पैच नोट इशू करेगा, वेयर हाउस को, और स्टोर रूम जो है वो गुड्स डिलीवर कर देगा अलॉन्ग विद डिलीवरी नोट। तो यहाँ पे ये बात भी याद रखनी है कि डिस्पैच नोट इटसेल्फ भी समटाइम डिलीवरी नोट के तौर पर ही काम करता है। वो जो डिस्पैच नोट भेजा है उसकी 2 कॉपीज जो है वो अलॉन्ग विद गुड्स जो है वो कस्टमर को भेज देगा। एक कॉपी जो है वो कस्टमर अपने पास रख लेगा और एक जो है वो साइन करके वापस कर देगा। अब जब आप सारी गुड्स डिलीवर हो जाएंगी, डिलीवरी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेल इनवॉइस इशू करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो याद रखनी जरूरी है। एन इनवॉइस इज अ डिमांड फॉर पेमेंट, ठीक है। हमने ऊपर बात की थी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की, तो चूंकि आपने चीजें उधार पे बेची हुई हैं, आप डिलीवर हो गई हैं सारी गुड्स, तो अब आप जब इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट जिस पे अगेन आपने क्वांटिटी, प्राइस, सेल टैक्स नंबर, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होगी और आप उससे पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। अब परचेज ऑर्डर यूज टू जनरेट सेल इनवॉइस, क्यों? क्योंकि परचेज ऑर्डर के ऊपर जो क्वांटिटी और प्राइस है वो ऑलरेडी मेंशन है, उसी को देख के आप जो है वो इनवॉइस जनरेट करेंगे। 1 कॉपी ऑफ सेल इनवॉइस इज सेंड टू कस्टमर एंड 1 or more कॉपीज आर केप्ट बाय बिजनेस। वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है, वो उसको एंटर करता है। सेल्स इनवॉइस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डिटेल ऑफ सेल, अमाउंट ड्यू बाय कस्टमर, डेट ऑफ पेमेंट एंड कंडीशन फॉर सेटलमेंट डिस्काउंट। अब सेटलमेंट डिस्काउंट क्या था ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है कि अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपका कस्टमर आपको पे करता है तो आपको जो उसको डिस्काउंट देते हैं दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट डिस्काउंट। सेल इनवॉइस इज आल्सो यूज्ड एज एविडेंस इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेल इनवॉइस शुड नॉट बी सेंट टू कस्टमर अनलेस ऑथराइज्ड बाय रेलेवेंट पर्सन, ठीक है। तो ऑथराइज जब तक वो आप क्लियर नहीं होता परचेज ऑर्डर, प्राइस वगैरह, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कैजुअल बिहेवियर है, आप ऐसे ही इनवॉइस भेज देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं तो वो भी आपकी गुडविल को डैमेज करती हैं। इसलिए इसमें जब तक रेलेवेंट पर्सन ऑथराइज नहीं करता तब तक सेल इनवॉइस नहीं भेजी जाती, और फिर जब उसकी पेमेंट मिल जाती है तो उस इनवॉइस के ऊपर पेड की स्टैंप लगा दी जाती है। हाँ जी, उसके बाद when goods are payment by customer is usually accompanied by remittance advice। अब रेमिटेंस एडवाइस क्या है? देखिए, आपने इनवॉइस जब भेजी तो एक इनवॉइस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसपे आपने उसे प्राइस बताई, क्वांटिटी बताई, सारा कुछ टर्म्स वगैरह है। तो अब कस्टमर जो है जब वो पे करता है तो हो सकता है 4 इनवॉइसेस हों, हर इनवॉइस का अपना नंबर है, इनवॉइस नंबर 216, 217, 218। अब ये उनके नंबर हैं और उसके सामने उनकी अमाउंट है, ये पाउंड 100 की है जी, ये पाउंड 150 की है, ये पाउंड 250 की है। अब इसका नीचे टोटल आ गया
तो ये एक डॉक्यूमेंट वो इस तरतीब से बनाता है कि जिसमें वो बता रहा है कि मैं कौन कौन सी इनवॉइसेस हैं जिनकी मैं पेमेंट कर रहा हूं, उसका टोटल लिखता है और उसके साथ जो है वो चेक भेज देता है। इट कंटेन्स द डिटेल ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर के फला इनवॉइस उसकी वैल्यू इतनी है, फला इनवॉइस है उसकी वैल्यू इतनी है और उनका टोटल इतना है और उसका अगेंस्ट वो चेक दे देता है। ठीक है, तो कस्टमर जो है जब पेमेंट करेगा तो आपको जो चेक आएगा उसके साथ जो आपको एक डॉक्यूमेंट रिसीव होगा, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रेमिटेंस एडवाइस। व्हेन गुड्स आर टू बी पेड इन एडवांस, मतलब समटाइम ऐसा होता है कि कस्टमर आपको एडवांस में पेमेंट कर जाता है लेकिन चीजें अभी उठाई नहीं है उसने, तो आप उसको जो इनवॉइस इशू करेंगे दैट इनवॉइस इज कॉल्ड प्रोफार्मा इनवॉइस। तो ये भी पॉइंट याद रखने वाला है थ्योरेटिकली कि प्रोफार्मा इनवॉइस कब इशू की जाती है, जब कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट करता है और अभी उसने गुड्स उठाई नहीं है। अब सेल इनवॉइस के ऊपर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है जी, कस्टमर नेम एंड एड्रेस, नेम ऑफ सप्लायर, एड्रेस एंड फोन नंबर, इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑफ इनवॉइस, परचेज ऑर्डर नंबर। अब ये रेफरेंस नंबर है कि कल को अगर डिस्प्यूट होता है, वो आपको कहता है कि उसने आपसे वो चीजें, कस्टमर आपको ये कह रहा है कि मैंने तो ये चीजें नहीं मंगवाई या मैंने इनको ऑर्डर नहीं दिया, तो परचेज ऑर्डर उसकी तरफ से आया ना, तो जब आप इनवॉइस इशू करेंगे तो एक तो इस इनवॉइस का अपना नंबर है, उस पे रेफरेंस नंबर के तौर पर परचेज ऑर्डर का नंबर भी आप दे देंगे ताकि आप उसको रेफर कर सके, टैली कर सके। रेफरेंस नंबर ऑफ अकाउंट ऑफ कस्टमर, हर कस्टमर का हमने कोड दिया होता है, उसका रेफरेंस नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस ऑफ आइटम्स एंड टोटल वैल्यू, ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आप अगर लिस्ट प्राइस है आपकी उसमें से ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं आप, तो लिस्ट प्राइस मेंशन करेंगे 1000 और ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सपोज 200 आप दे रहे हैं तो फाइनल प्राइस जो है वो 800। ये भी बेसिकली चीज ही होती है कि ये किस्म की एडवर्टीजमेंट भी होती है आपकी कि आप 200 उसको छोड़ रहे हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहरहाल जो आपने सेल की है वो 800 की है, तो आप अपनी बुक्स में जब सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो रिसीवेबल को डेबिट करेंगे कितने से, पाउंड 800 से, और सेल्स को क्रेडिट करेंगे कितने से, पाउंड 800 से। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन वो इनवॉइस के ऊपर रिकॉर्ड होता है ताकि अगले बंदे को पता चल जाए कि आपने उसको कुछ पैसे जो हैं वो लिस्ट प्राइस में से कम किए हैं। फाइनल टोटल वैल्यू कितनी बनती है, सेटलमेंट और क्रेडिट टर्म्स। अब सेटलमेंट और क्रेडिट टर्म्स बेसिकली क्या है वो हम आगे भी पढ़ेंगे भी। मुख्तलिफ किस्म की क्रेडिट टर्म्स जो होती हैं कि अगर तुम इतने दिनों में हमें पे करोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, और अगर लेट करोगे तो हम इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। सेल टैक्स जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लाजमी लिखा होना चाहिए। टैक्स पॉइंट वैट के लेक्चर्स में हमने देखा था कि वो डेट है जिसमें सेल्स जो है वो फॉर सेल टैक्स पर्पस जो है वो कंसीडर होगी। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉर्मली क्रेडिट टर्म्स आर प्री डिफाइंड। अब ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, एमसीक्यूज इस पे इंपॉर्टेंट आ रहे होते हैं। तो अगर इनवॉइस के ऊपर ये लिखा हुआ इसको रीड कैसे किया जाता है, 210 and 32%। अब 210 का मतलब ये है कि अगर कस्टमर 10 डेज के अंदर पेमेंट करेगा तो हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे, और अगर वो 30 डेज के अंदर, मैक्सिमम हमने उसको टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो 30 डेज है कि अगर वो 30 डेज में पेमेंट करेगा तो हम उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। एंड फॉर नो डिस्काउंट इफ पेड विद इन 30 डेज। और अगर वो 30 डेज से भी लेट करता है तो हम उसको 2% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो एक तो ये टर्म्स हैं इनके 210 and 32% का मतलब क्या है। दूसरा जी नेट 30 डेज मीन नो डिस्काउंट इज ऑफर्ड, मतलब हमने कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा नेट 30 डेज कि आपने 30 डेज के अंदर मैक्सिमम इस इनवॉइस को पे करना है। ना तो हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं ना हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हमने स्ट्रेट वे जो है वो ये कहा कि
आपने 30 डेज में पेमेंट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सेलर है अगर उसने इनवॉइस में कोई गलती कर दी है, ठीक है, उसका राइट है कि वो इनवॉइस को अमेंड कर सके। फिर अगर इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है एक्स वर्क्स, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज 800 रुपए की दे रहे हैं और उसको आपने डिलीवर भी करना है कस्टमर के प्रेमिसेस पे, तो उसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस जो है वो शामिल नहीं है। द कस्टमर हैज टू पे डिलीवरी एक्सपेंसेस। उसके बाद है जी FOB फ्री ऑन बोर्ड। इसका मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात आप चीजें जो है वो UK से मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो वो कराची पोर्ट तक जो है जितने भी डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे सप्लायर के हैं। ठीक है, यानी कि उसने आपके प्रेमिसेस तक जो भी आपने उसके साथ मामला तय किया है, जो भी जगह आपने बताई हुई है उसको, वहां तक उसने आपको गुड्स सप्लाई करनी है। ठीक है, मीन्स दैट द सप्लायर पेज ऑल कॉस्ट ऑफ कैरेज अप टू द पॉइंट ऑफ शिपिंग, but the customer will have to pay any subsequent carriage cost। अब कराची से आप इस्लामाबाद मंगवा रहे हैं तो उस पे जो कैरेज कॉस्ट होगी वो आपने खुद पे करनी है। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ इनवॉइसेस, एक इनवॉइस की टाइप हम ऊपर पढ़ चुके हैं जी, प्रोफार्मा इनवॉइस। प्रोफार्मा इनवॉइस कब पे होती है? जब कस्टमर आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है तो आप उसको एक प्रोफार्मा इनवॉइस इशू कर सकते हैं। ठीक है। रिसिप्ट वो इनवॉइस है, ठीक है, जो जहां पे फौरी कैश पेमेंट हो रही है। तो कैश सेल के केस में जैसे हमने ओवर द काउंटर सेल देखी थी, या आपने अगर पेमेंट कर दी है और उसके लिए आप मतलब नकद चीज खरीदी है तो आपको एक रिसीप्ट दे देगा। तो रिसिप्ट जो है इनवॉइस मार्क्ड बाय रेस्टोरेंट एज पेड विद थैंक्स। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहां पे जो आपको इनवॉइस दी जाती है और उसके ऊपर लिखा होता है पेड विद थैंक्स। ठीक है, तो ऐसी इनवॉइस को रिसिप्ट कहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी इनवॉइस आजकल काफी चल रहा है कि जो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे होते हैं, तो उस पे जो कैश आपने पेमेंट करनी है वो कैश ऑन डिलीवरी होती है। तो ऐसी इनवॉइस को हम क्या कहते हैं? कैश ऑन डिलीवरी, पेड ऑन रिसीट ऑफ द गुड्स यूजिंग चेक और कैश। क्रेडिट इनवॉइस, ये जो हमने ऊपर पढ़ी है इनवॉइस, वो बेसिकली क्या है? क्रेडिट इनवॉइस। अब अगर आपने एक इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस जो है उसको फिल करना है, तो ऊपर हमने देखा था कि हम परचेज ऑर्डर के साथ उसको टैली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सेल्स इनवॉइस जो है वो फिल करनी है तो उसका डिफरेंट डॉक्यूमेंट के साथ एक रिलेशन बनेगा। ठीक है, परचेज ऑर्डर से अगर हम सेल इनवॉइस को देख रहे हैं तो इट इज यूज्ड टू फाइंड क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, आइटम कोड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, अब आपने अगर परचेज ऑर्डर से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप क्या करेंगे? हाँ जी, यहां पे ये चीज जो है ना, आइटम कोड जो है, ठीक है, तो आइटम कोड जो है वो ये तो उसका कोड होगा ना जो परचेज ऑर्डर आपको दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो आपको पता चलेगी। आइटम कोड जो है वो आपने जो सेल इनवॉइस पे लिखना है वो आपका अपना आइटम कोड हो सकता है। ठीक है, या दोनों का सेम भी हो सकता है, जैसे रेफ्रिजरेटर मॉडल्स वगैरह हैं तो इन दैट केस सेम कोड भी हो सकता है। डिस्पैच नोट और डिलीवरी नोट कैन आल्सो बी यूज्ड इफ परचेज ऑर्डर इज नॉट सुटेबल। ठीक है, तो डिस्पैच नोट पे आपने अपनी डिटेल दी हुई है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर जो है वो, अगर परचेज ऑर्डर आपको टेलीफोनिक ऑर्डर मिला है तो उसकी सारी डिटेल आपने सेल्स ऑर्डर फॉर्म में एंटर की हुई है तो उसको देख के भी आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। कोटेशन है, तो जब वो आपसे कोटेशन मांग रहा था तो कोटेशन बेसिकली क्या थी? वो एक डॉक्यूमेंट था जिसपे आपने उसको अपनी प्राइस वगैरह बताई हुई थी। अब वही कोटेशन की बेस पे अगर उसने आपको ऑर्डर दिया है तो उस कोटेशन को देख के भी आप इनवॉइस को फिल कर सकते हैं। अब इनवॉइस जो है वो कंप्लीट हो गई, उसको चेक किया जाएगा अगेंस्ट सोर्स डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड एनी एरर। नॉर्मली अकाउंट सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग इनवॉइस।
अब जब इनवॉइस चेक हो गई, कोडिंग ऑफ सेल इनवॉइस, तो हर इनवॉइस का अपना एक नंबर होता है उस पे, लेकिन उसके ऊपर बहुत से और नंबर होते हैं, मतलब कस्टमर का नंबर है, फिर इन्वेंट्री आइटम्स के नंबर, एक तो इनवॉइस का अपना नंबर है, लेकिन उसके अलावा जो है उसके ऊपर जो आपने डिफरेंट आइटम सेल किए हैं उनके कोड नंबर हैं, जिस कस्टमर को सेल किया है उस कस्टमर का अपना एक कोड नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो लेजर बना है उसका, उस लेजर का एक नंबर है। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है, तो कोडिंग ऑफ सेल इनवॉइस इज रिक्वायर्ड सो दैट ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन नॉमिनल लेजर एंड रिकॉर्ड ऑफ मनी ओड बाय इंडिविजुअल कस्टमर मस्ट बी केप्ट। अब ये लेजर का टॉपिक है, आगे हम प्राइमरी बुक्स और लेजर्स देखेंगे तो वहां पे हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इन मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम कोड नंबर ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है, कि सेल अकाउंट कौन सा है, ठीक है, सेल टैक्स अकाउंट, nominal ledger in nominal ledger is required, also code of customer in sales ledger is also required, it is called sales ledger account code, ठीक है। तो अब बेसिकली दो लेजर बन रहे होते हैं, एक नॉमिनल लेजर। अब नॉमिनल लेजर में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, टोटल रिसीवेबल का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, ओवरऑल। और एक तरफ बन रहे होते हैं सेल्स लेजर, ये हम आगे प्राइमरी बुक्स और लेजर्स के टॉपिक में ये चीज ज्यादा डिटेल में देखेंगे। सेल्स लेजर जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल में पता नहीं कितने डी आ गए जी तो ये एक तरफ हमने नॉमिनल लेजर के कोड्स देने हैं, दूसरी तरफ सेल्स लेजर का कोड देना है, फिर सेल्स टैक्स है वो भी नॉमिनल लेजर के अंदर बन रहा है। तो ये सारी कोडिंग जो है, इसका मकसद क्या होता है, एक रेफरेंस नंबर होता है जिसकी बेस पे चीजें हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये हमने ओवरऑल सेल इनवॉइस को देखा इस पूरे लेक्चर में। आगे जो क्रेडिट सेल से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।